आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे आप लोगों का इस YouTube कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह YouTube प्लेटफॉर्म बीएड पाठ्यक्रम सेकेंड ईयर के कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम भाग के अंतर्गत हम लोग इंडियन थिंकर्स गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय, उनकी शैक्षिक यात्रा, उनका शैक्षिक दृष्टिकोण और शिक्षा के प्रति दिए गए उनके शैक्षिक विचार, एजुकेशनल थॉट्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार प्रकृतिवाद के कितना करीब है और रूसों के प्रकृतिवाद, पाश्चात्य विचारक रूसों के प्रकृतिवाद से कितना भिन्न है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी सीख रहे हैं या सीख पा रहे हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा और पाश्चात्य चिंतन परंपरा में कितना अंतर है। भारतीय चिंतन परंपरा एकांगी नहीं है। भारतीय चिंतन परंपरा विस्तार को लिए हुए है। यह विद्यार्थियों के सिर्फ एक पक्षीय विकास की बात नहीं करती है। यह भारत के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, चतुर्दिक विकास की बात करती है। इसके पहले अन्य चिंतकों के बारे में जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो यह बात सीखने को मिला कि भारत का चिंतन और भारत की ज्ञान परंपरा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक इत्यादि सभी पक्षों पर विकास के लिए बल देती है। आत्मिक और बौद्धिक विकास पर विशेष बल देती है। आत्मचिंतन की परंपरा जितनी भारतीय शिक्षा में, जितनी भारतीय चिंतन में दृष्टिगोचर होती है, बहुधा ऐसी व्यवस्था कहीं और चिंतन परंपराओं में शामिल नहीं है। पिछली YouTube कक्षा में मैंने शिक्षा के उद्देश्यों पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के 4 विचार बताए थे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। उन्होंने 4 उद्देश्य गिनाए। हम लोग उसको रिवीजन कर लें ताकि बार बार पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु स्मृति पटल पर अंकित हो जाती है। और उसमें पहला विकास है शारीरिक विकास, दूसरा विकास है बौद्धिक विकास, तीसरा विकास है नैतिक
एवं आध्यात्मिक विकास, और चौथा विकास है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। ये 4 विकास की उन्होंने परिकल्पना बनाई और उस परिकल्पना को सच्चे अर्थों में शांति निकेतन, जो आजकल हम लोग विश्व भारती विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वहां पर उन्होंने इसका सफल प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक उद्देश्यों को हम लोग समझ चुके हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे भारतीय विचारक हैं जिन्होंने प्राच्य ज्ञान, प्राच्य मतलब भारतीय, उन्होंने प्राच्य ज्ञान और पाश्चात्य ज्ञान मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न, प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान का ऐसा सम्मिश्रण स्थापित किया कि यह शिक्षा जगत में एक मिसाल है, एक महत्वपूर्ण विचार है। आज हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की किन किन शिक्षण विधियों का उन्होंने प्रतिपादित किया या समर्थन करते हैं। टैगोर बालक की असीम शक्ति एवं जिज्ञासा के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। वे बालक की आंतरिक शक्तियों में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षण विधियों का या उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। और सच में जब हम लोग एक शिक्षक के रूप में एक विचार करते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, इन्वायरमेंट और माता पिता की शिक्षण योग्यता, माता पिता की शैक्षिक विचार, माता पिता की अभिवृत्ति विद्यार्थी के अचेतन मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है और उससे उसी के माध्यम से वह विषय वस्तु को, जिसको हम लोग शिक्षा कह सकते हैं, वो ग्रहण करता है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का स्पष्ट मत है कि बालक के अंदर असीम शक्ति है और असीम जिज्ञासा है। जिज्ञासा विकसित होगी एजुकेशनल इन्वायरमेंट देकर, मतलब विद्यालय को इस प्रकार से निर्मित किया जाए कि विद्यार्थी की जिज्ञासा बढ़े और बढ़ती रहे। और दूसरी तो उसके अंदर जो नैसर्गिक शक्ति है, उसके अंदर जो प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, जिसको लेके वो जन्म लिया है, वह उसकी शक्तियों को वहां के इन्वायरमेंट से उसको आगे बढ़ने में, उसको प्रकटीकरण करने में या उसके विकास में वह वातावरण सहायक सिद्ध होगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर
बालक को पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन देने की बात करते हैं। लेकिन रूसों के प्रकृतिवाद और गुरुदेव रविंद्रनाथ के प्रकृतिवाद में अनुशासन का बहुत अंतर है। रूसों का अनुशासन स्वतंत्र अनुशासन है, मुक्त अनुशासन है। लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बालक की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की बंदिशें लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो बालक को स्वतंत्र चिंतन के लिए, स्वतंत्र कार्य करने के लिए, स्वतंत्र अनुभव प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्र रूप से कार्य की परिणति को बदलने में वह स्वतंत्रता देते हैं, जिससे कि विद्यार्थी के अंदर जो सृजनात्मक क्षमता है, जो सोच विचार करने की क्षमता है, वह क्या हो, वो बाहर निकले। किसी प्रकार का दबाव और भय ये विद्यार्थी की विचार को कुंद कर देते हैं, और कड़ा अनुशासन विद्यार्थी की जिज्ञासा को मंद कर देती है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने से रोक देती है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात करते हैं कि भाई विद्यार्थी जिस प्रकार सीखना चाहता है, विद्यार्थी जिस प्रकार पढ़ना चाहता है, विद्यार्थी जिस प्रकार प्रयोग करना चाहता है, उसको उस प्रकार के प्रयोग करने के लिए आप परिस्थितियों का निर्माण करके उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, और तब जाकर विद्यार्थी उस परिस्थितियों में वो नए नए तथ्यों का, नए नए ज्ञान का, नए नए अनुभवों का सृजन करेगा और उसके अंदर कार्य करने की, विचार करने की और कुछ आविष्कार करने की क्षमता विकसित होती जाएगी। उनका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है कि बालकों में विशेष प्रकार की आदतें डालकर उन आदतों का उन्हें दास न बनाया जाए। और आप लोग देख रहे होंगे कि आने वाले दिनों में शिक्षा में बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार कितने प्रासंगिक हैं इतने दिनों बाद भी। इसको इसी रूप से समझा जा सकता है कि आज विदेशों में अब तो भारतीय शिक्षा परंपरा में भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, वहाँ पे सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, मतलब पुस्तक साथ ले जाइए। लाइब्रेरी में जहाँ पर इंटरनेट जो लगा हुआ हो वहाँ पे परीक्षा की व्यवस्था है। पढ़ने के लिए हम लोग जब छोटे होंगे, आप लोग भी, तो इस प्रकार की किताबें होती थी जो बिल्कुल चित्ताकर्षक नहीं होती थी, बहुत नीरस होती थी। टंकड़ किया हुआ, केवल लिखा हुआ भाग ज्यादा होता था। आज लिखा हुआ भाग कम और ग्राफिक, मतलब चित्र, आकृतियां ज्यादा है। लिखी हुई बातों को पढ़ के आप उसका 16-17% भी नहीं सीख पाते हैं, लेकिन चित्रों की सहायता से, आकृतियों की सहायता से आप देखी और सीखी गई विषय वस्तु को आप 60% से ज्यादा सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियों में से
ज्यादा ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि जब हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो मूवी हमारे मनोमस्तिष्क पर लंबे समय तक अंकित होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी, अब टीचर एक लेक्चर देता है, वो बात उतने समय तक नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि लेक्चर में हमारी सिर्फ एक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं, जबकि चलचित्रों में हमारी लगभग 4 से 5, कभी कभी 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी सक्रिय हो उठती हैं। और जब सभी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण कर रही है तो निश्चित रूप से अधिगम की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर था कि उनके अंदर कुछ विशेष आदतें न वो पिरो दी जाए। सुबह हम इतने टाइम उठना है, इतना उस टाइम में पढ़ना है, फिर शाम को पढ़ना है। आजकल की बातें, परिभाषाएं बदली हैं, परिस्थितियां बदली, अब वैसी परिस्थितियां नहीं रही। तो किसी भी चीज का, किसी की आदत का मतलब होता है कि लकीर के फकीर होगा, वैसा नहीं। विद्यार्थी को थोड़ा स्वतंत्र छोड़िए, जिस प्रकार से वो सीखना चाहता है, अनुभव लेना चाहता है, आप उसमें सहायक बने रहें, जिससे कि वो विषय से विषयांतर न हो जाए। उनका कथन है कि सजीव शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण में सजीवता लाने के लिए बालक की रुचियों एवं संवेगों पर ही विधि आधारित हो। यहां पर संवेगों पर ध्यान देना चाहिए। अब आधुनिक जो अभी वर्तमान में जो हम लोग इस YouTube में और जूम और ऑनलाइन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें लर्निंग प्रत्यक्ष रूप की जो क्लासरूम इन्वायरमेंट में जो शिक्षक और छात्र एक अंतः क्रिया करते हुए विषय वस्तु को सीखते हैं, उसमें इतना नहीं सीख पाते हैं। कई कारण हो सकते हैं। यह विधि कुछ अल्प समय के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन दीर्घकालीन परिस्थितियों में लिए अच्छी नहीं हो सकती है। यही मल्टीमीडिया मोबाइल से लोग दूर रहने की सलाह आप लोग टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, पत्र पत्रिकाओं में डॉक्टर्स के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, काउंसलरों के द्वारा दी जाती थी। लेकिन आज लोग 8-8 घंटे इस मोबाइल से चिपके पड़े हैं 1 साल से। तो इसके दुष्परिणाम भी होंगे, स्वास्थ्य पर हो भी रहे हैं। तो जो सजीव कक्षा होती है, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट में जो टीचर और स्टूडेंट मिल के करते हैं, वहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों की जो अंतःक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, जो प्रश्नोत्तर होता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर दिया जाता है, उसमें जो डिस्कशन होता है, उसमें सिर्फ शब्द के अलावा उसके भाव क्या है, उसकी भाव भंगिमाएं क्या हैं, उसकी जेस्चर, उसके पोस्चर, शब्दों को अभिव्यक्त करने की जो वो शब्द बोलते हैं कि शब्द कम प्रभावी होते हैं, भाव ज्यादा प्रभावी होते हैं। लेकिन इन सब विधियों में वो चीज संभव नहीं है तो बहुत अल्प मात्रा में है। इसलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सजीव मतलब जहां पे शिक्षक और शिक्षार्थी मिल करके आई कांटेक्ट जिसमें बना रहे, शिक्षण वहां होना चाहिए। और शिक्षण में सजीवता होनी चाहिए। सजीवता का मतलब आज विद्यार्थी का पढ़ने का मन नहीं है। आज बच्चों को सर्वाधिक प्रिय क्या होती है? बच्चों को सर्वाधिक प्रिय होती है कहानी सुनना और घूमना। छुट्टी तो बहुत प्रिय है, लेकिन छुट्टी का तो प्रश्न ही भाई, क्लास
सीखने की बात है तो वहां पे तो कहीं नहीं जा सकते। तो स्टोरी के माध्यम से इस प्रकार से पहले शिक्षक स्टोरी सुना दे भाव में, और उस स्टोरी को कुछ विद्यार्थियों को तैयार करा करके उसको एक रोल प्ले करा दे। सभी जगह संभव नहीं है कि चलचित्रों के माध्यम से पर्दे पे दिखाया जाए, लेकिन विद्यार्थियों के अंदर कितनी प्रतिभाएं भरी पड़ी है। चलचित्रों को आप दिखा तो सकते हैं, विद्यार्थी को विषय वस्तु समझा तो सकते हैं, विद्यार्थी देख सकता है लेकिन सीख भी सकता है। लेकिन कब हम कहेंगे कि इसने सीख लिया? जब उसी प्ले को उसी के अनुसार करके दिखा दे। आप लोग देखते हैं, आप लोग टीवी पे जितने भी चैनल होते हैं, सारेगामापा, इंडियन आइडल, देखिए जो सिंगर्स होते हैं और जो उभरते हुए नए नए बच्चे आते हैं, कभी कभी लगता है कि वर्तमान इन सिंगरों से जो भविष्य का जो आने वाला ये सिंगर है, ये कहीं ज्यादा बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कितना अच्छा गाते हैं। कैसे गाते हैं? उन्होंने सीखा, खुद से सीखा नहीं, खुद से सीखा, अभ्यास किया। इसी बात को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि बालक को सीखने में स्वतंत्रता दी जाए, वो खुद से सीखे। जब लोग बहुत ज्यादा लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा अपने को पढ़े लिखे मानते थे, तो हमारे पांव जमीन पर थे। और आजकल के बच्चे, कुछ भी लोग कहते हैं कि कुछ नहीं पढ़ते, तो आजकल के बच्चों की जमीन चंद्रमा और मंगल पे है। क्यों? क्योंकि वह शिक्षा रटंत शिक्षा थी, वो रटी गई शिक्षा थी, सिर्फ जितनी है उतनी ही निकलेगी। लेकिन आजकल की शिक्षा, आजकल के बच्चे, यह मौलिक चिंतन है इन सबों का, खुद के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है, खुद का अभ्यास है। इतना पहले नहीं था, जबकि आजकल के बच्चे काफी होशियार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विषय वस्तु को रट नहीं रहे हैं, विषय वस्तु को समझ रहे हैं, और समझने के बाद अपनी भाषा में उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। शिक्षण जीवन की यथार्थ परिस्थितियों के द्वारा दिया जाना चाहिए। मैं इस बात का तो यदा कदा मैं अपने व्याख्यानों में ध्यान रखता हूं, सजीव क्लासों में, कि शिक्षण यथार्थ जीवन से। आज का विद्यार्थी क्रिकेट देखता है, क्रिकेट खेलता है, फिल्म चलचित्रों को देखता है, और उसमें उस संसार में वो ज्यादा जीता है। परिस्थितियां बदल गई हैं, शिक्षण की परिस्थितियां बदल गई हैं, सीखने की, विचार करने की, सोचने की। अब शिक्षक को भी विद्यार्थी के स्तर पर आकर उसकी मनोवृत्तियों को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के विद्यार्थी अच्छे और बुरे में भेद कर सकेगा। उसकी दृष्टि उसको प्राप्त हो चुकी होगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि शिक्षण जीवन की यथार्थ परिस्थितियों के द्वारा दिया जाना चाहिए। यहां तक संभव हो, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि का शिक्षण प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही प्रदान किया जाए। कौन कौन सी ऐसी विधियां होती हैं जिसमें भूगोल विज्ञान को सजीव लाइव देखा जा सके? मैंने पिछली बार बताया था, फील्ड एक्सकर्शन, टूर, दैनिक समय में से प्रकृति के करीब थोड़ा जा करके, हम लोग यदा कदा छुट्टियों में हम लोग के पेरेंट्स जब लिवा जाते हैं तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कोई वहां पे जाएं तो सिर्फ एक पक्ष को ही ना देखें,
हम लोग वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की सामाजिक, वहाँ की राजनैतिक, वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ की लोगों के रहन सहन, लोगों के खान पान, पहनावे, उनका जीवन दर्शन, उनका लौकिक दर्शन, उनके द्वारा व्यवहार में ली जाने वाली विषय वस्तु, जीने का उनका तरीका, ये बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब शहरों के लोग धीरे धीरे गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहरी लाइफ स्टाइल लोगों को बीमार डाल रही है, क्योंकि प्रकृति से और प्रकृति का जो व्यवहार है उससे लोग दूर होते चले गए। इसलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि शिक्षण को सिर्फ एक औपचारिक न बना दिया जाए कि सिर्फ कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर विषय वस्तु पे अब उसमें तर्क कर रहे हैं। अब से विद्यार्थी है, अब आप समुद्र पढ़ा रहे हैं, हम लोग नदियां, झील, तालाब, समुद्र, ये सब फॉल पढ़ाते हैं, लेकिन कभी फॉल देखा ही नहीं, कभी झील देखा ही नहीं, कभी नदी देखी ही नहीं। हम लोग, मुझे याद है जब हम लोग, मैं पढ़ता था बनारस में तो प्रेयर होता था, ये कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा यह पुण्य प्रवाह हमारा। तो उसमें शब्द था यह कल कल छल छल बहती। और हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग की कविता, ये कल कल निनाद। अब विद्यार्थी को कल कल निनाद को कितना भी आप पढ़ा दीजिए, कितना भी उसको दिखा दीजिए, लेकिन कल कल निनाद को मौखिक रूप से आप उसके मनोमस्तिष्क में वह भाव नहीं उकेर सकते। दया के भाव आप कैसे उकेर सकते हैं, परोपकार के भाव आप शब्द कैसे उकेर सकते हैं, यह प्रैक्टिकल लाइफ है। लेकिन यही अगर टूर भ्रमण के द्वारा विद्यार्थी को जहां लिवा गए प्रकृति के, जैसे हम लोग लिवा जाते हैं ना, ये कौन दशम फाल, ये फाल सूर्य मंदिर, कोणार्क, सूर्य, ये समुद्र का जो बीच है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, और वहां पे जो आश्चर्यचकित जो घटनाएं दिखती हैं, तो ये विद्यार्थी को सोचने विचारने के लिए समय तो देते ही हैं, आस्था का प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिलता है। अब पूरब की हवा चल रही है और पश्चिम की तरफ कोई चीज अगर लहराए तो निश्चित रूप से वहां पे विद्यार्थी को वो जो उसकी तार्किक बुद्धि है वह जाके धीरे धीरे आध्यात्मिक बुद्धि में कन्वर्ट होगी। और यही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का चिंतन है। वो कह रहे कि विद्यार्थी की तार्किक बुद्धि को नष्ट न कीजिए, विद्यार्थी की तार्किक बुद्धि को प्रत्यक्ष ज्ञान दीजिए, जिससे कि उसकी तार्किक बुद्धि और एक निर्धारित निष्कर्ष पे पहुंच सके और उसकी बुद्धि में धीरे धीरे आध्यात्मिकता का समावेश हो। आध्यात्मिकता मतलब सच्चा ज्ञान, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, त्याग, विश्वास, सहिष्णुता, उदारता, ये सब गुणों का विकास ये हो। इसीलिए कह रहे हैं कि भ्रमण, दृश्य दर्शन जो विधियां हैं, इसमें ये काफी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है विद्यार्थी के चित्त पर भी और उसके सीखने की मनोवृत्तियों पर भी। ताजमहल हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग, मुझे भूगोल, मिट्टी पढ़ा रहे हैं। अब जैसे कि मैं, अब आप लोगों के सामने मैं उदाहरण हूं। अब उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ मिट्टी बहुत चिकनी होती है भाई, गंगा नदी का तट है, द्वाब क्षेत्र है, वहां की मिट्टी में कंकड़ रोड़ी ये होती नहीं, और एकदम बिल्कुल
पीले कलर की मिट्टी होती है और यहाँ की मिट्टी लाल है। अब हम विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं कि मिट्टी में आयरन की मात्रा, और विद्यार्थी तो आयरन को दूसरे रूप में देख रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ये देखिए लाल देखा तो उसको समझ में आया कि मिट्टी के इतने प्रकार की बनावट है। हम पर्वत श्रृंखलाएं, छोटा नागपुर का पठार हम लोग केवल पढ़े थे भूगोल में, छोटा नागपुर का पठार देखा नहीं था, अब देखने को मिला तो पता चला कि अरे जीवित पहाड़, निर्जीव पहाड़, हिमालय, मध्य घाटियां, ये सब पढ़ाई गई थी। लेकिन जब व्यक्ति इसको देखता है तो उसको अनुभव होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा, पढ़े हैं कि चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। अब आप पुष्प पे हर जगह पुष्प पे कई आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या पुष्प पे, अब पुष्प में जो सुगंध है, अब सुगंध को पढ़ा सकते हैं क्या? और जीवन में खुशबू का, सुगंध का कितना महत्व है? लोग कहते हैं कि जीवन सुवासित होना चाहिए, इसको महसूस करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उनमें एक नाक, जो नासिका है, इसका काम क्या है? गंध का। और पूरे केमिस्ट्री में देखिए तो पूरी नासिका का ही आवश्यकता पड़ती है। एक हम लोग आप लोग प्रयोग करते हैं ना, वो लेते हैं कि भाई एक परखनली लिया, उसमें लवण की कुछ लवण डाला, उसमें तनु H2SO4 की कुछ बूंदे डाली, उसमें से सड़े अंडे के समान गंध आती है, तो हम सिरके के समान गंध आती है, तो हम कहते हैं कि अमोनिया हो सकता है। ऐसे ही ना होता है ना। लेकिन मानविकी के जो विषय है वहां तो प्रैक्टिकल नहीं होते। अब सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, जो दर्शन का जो विषय है, जो मनोविज्ञान का विषय है, इसका तो प्रैक्टिकल तो नहीं होता। तो इसको तो विद्यार्थी कहाँ सीखेगा? राजनीति शास्त्र का तो कहीं प्रैक्टिकल स्तर होता नहीं, समाज शास्त्र का कोई प्रैक्टिकल स्तर तो होता नहीं। इसके लिए प्रैक्टिकल क्या है? यही समाज है, यह भौगोलिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, शैक्षिक परिस्थितियां हैं। इसके लिए आपको एक्सकर्शन करना पड़ेगा, टूर करना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा, दृश्य दर्शन करना पड़ेगा। और इसी विधि को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर